सितंबर 1928 लैब में काम करने वाला ये सफ़ेद बालों वाला शख्स स्कॉटलैंड की एक लैब में रिसर्च कर रहा है और ये सोच रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कुछ एक्सट्रैक्ट किया जाए, लेकिन उसको उसकी जो गुरबल नताइज थे, जो वो रिज़ल्ट चाहता था वो नहीं मिल रहे। तो वो थक हार के सोचता है कि क्यों ना लैब को बंद करके कुछ दिन छुट्टी पे चला जाए। यही सोचकर वो डिश के अंदर कल्चर जो बैक्टीरिया करवा रहा था उसको छोड़ के, कुछ को खुला छोड़ के ऐसे ही चले जाते हैं और हड़बड़ी में अपनी लैब की एक खिड़की भी बंद करना भूल जाते हैं और 2 हफ्तों की छुट्टी पे चले जाते हैं। जब 2 हफ्तों की छुट्टी के बाद वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि उस एक डिश के अंदर येलो कलर की कोई चीज़ मौजूद है। उसको देख के हैरान होते हैं कि इसके अंदर जो वो बैक्टीरिया कल्चर करवा रहे होते हैं वो सारे मर चुके होते हैं। वो हैरान होते हैं कि ये केमिकल मटेरियल कौन सा है। वो सोचते हैं कि शायद ये बाहर से जो खिड़की खुली हुई है वहाँ से कोई चीज़ आई है। करीब ही वो देखते हैं कि एक पौधा खड़ा है। वो सोचते हैं कि शायद ये कोई चीज़ इसी पौधे की ही प्रोडक्शन है, पौधे से कोई चीज़ निकली है जो कि इस डिश के अंदर आई है और इसने इस बैक्टीरिया को किल किया है। यही जो येलोइश कलर की चीज़ थी आगे आने वाले वक्त में इंसान के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होने वाली थी। एक ऐसी चीज़ जो कि उस ज़माने में यूरोप के लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ रहे थे, उनसे बचने के लिए जो डिफरेंट चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, डिफरेंट चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन सब चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी होने वाली थी। आखिर ये कौन सी डिस्कवरी हुई, येलो कलर की चीज़ जो थी वो क्या थी और ये शख्स कौन थे, आइए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं। 6 अगस्त 1881 में स्कॉटलैंड में पैदा होने वाला शख्स सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बड़े होकर माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अपनी एक लैब भी माइक्रोबायोलॉजी के लिए कायम कर ली थी। उस लैब में 1928 में एक दिन वो बैक्टीरिया पे रिसर्च कर रहे थे जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया था। ये एक राउंड शेप का बैक्टीरिया है, उस पर वो रिसर्च कर रहे थे और उनको डिफरेंट डिशेस के अंदर उनकी कल्चर करवा रहे थे, उनकी प्रोडक्शन करवा रहे थे। एक्सपेरिमेंट के दौरान बीच में जब ये सोचते हैं कि इनको रिजल्ट नहीं मिल रही तो वो छुट्टियों पे जाना चाहते हैं और छुट्टियों पे चले जाते हैं और लैब को बंद करके उसकी खिड़की खुली छोड़ के चले जाते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया। जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर कोई येलो चीज़ पैदा हुई है। वो वापस आते हैं और देखते हैं कि ये येलो कलर की चीज़ शायद खिड़की से आई है और खिड़की के बाहर एक पौधा खड़ा है। उस पौधे को जब वो देखते हैं तो यही चीज़ उसकी ही प्रोडक्ट थी, उसी से ही निकली थी और उस पौधे को वो नाम देते हैं पेनिसिलियम का, क्योंकि ये फंजाई का एक किस्म का पौधा था और उससे निकलने वाली चीज़ को वो नाम देते हैं पेनिसिलिन। वो देखते हैं कि ये बैक्टीरिया जो है उस पेनिसिलिन के आने से ये बैक्टीरिया मर चुके हैं। वो बहुत ही सरप्राइज थे क्योंकि ये बैक्टीरिया के खिलाफ ही जंग थी। फिर वो सोचते हैं कि अगर ये बैक्टीरिया यहाँ पे डिश में इनको मार रहे हैं तो फिर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इनका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। सबसे पहला वो एक्सपेरिमेंट करते हैं एक चूहे के ऊपर, जिसमें वो कुछ माइक्रोब्स, कुछ बैक्टीरिया इंजेक्ट करते हैं। फिर यही पेनिसिलिन उस चूहे को देते हैं। वो देखते हैं कि चूहा बिल्कुल हेल्दी है, ठीक है। खुश थे बहुत कि मैंने कोई चीज़ इन्वेंट की है, मैंने कोई चीज़ डिस्कवर की है। उसके बाद वो सोचते हैं कि क्यों ना इसको इंसान पे आजमाया जाए। पहली मरतबा वो एक ब्लड का सैंपल लेते हैं इंसान का और उस ब्लड के अंदर माइक्रोब्स या बैक्टीरिया इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद उसके अंदर यही पेनिसिलिन इंजेक्ट करते हैं। वो देखते हैं कि इस पेनिसिलिन का इंसान के सेल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। फिर वो चाहते हैं कि ये चीज़ मार्केट में आए, दुनिया को पता चले कि मैंने कौन सी डिस्कवरी की है। पहला वो तजुर्बा इंसान के ऊपर अपने लैब के एक साथी के ऊपर करते हैं। इत्तेफाक से उस वक्त लैब के असिस्टेंट को कुछ स्किन के ऊपर फोड़े हुए होते हैं और वो क्या करते हैं, उस पेनिसिलिन को उस फोड़ों के ऊपर लगाते हैं। वो देखते हैं कि फोड़े बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। फिर वो अपनी इस चीज़ को, जो कि वो जून 1929 में न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाते हैं। होता ये था उस दौर में कि जब भी कोई चीज़ डिस्कवर होती थी, जब भी कोई नई चीज़ इन्वेंट होती थी, तब उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाया जाता था ताकि लोगों का उसकी तरफ ध्यान खिंचाया जाए, लोगों का उस चीज़ की तरफ रवैया क्या है। फिर कोई इन्वेस्टर आए और उस चीज़ पे इन्वेस्ट करे और बाकी के उस चीज़ को बड़ी लेवल पे पैदा करवाया जाए या बड़ी लेवल पे बनाया जाए। तो लोगों का इसकी तरफ जो है कोई ध्यान नहीं है, लोगों ने उसको बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो बहुत ही मायूस होते हैं। 10 साल गुजर जाते हैं। सन 1938 में 2 और साइंटिस्ट आते हैं। वो इसी पेनिसिलियम को लेकर रिसर्च कर रहे होते हैं और वो भी चूहों पे रिसर्च करते हैं। फिर क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत से ज़ख्मी सिपाही, फौजी जवान जो होते हैं वो ज़ख्मी हो रहे होते हैं। तो उनके ज़ख्मों को ख़त्म करने के लिए, उनके इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए पेनिसिलिन, साइंटिस्ट सोचते हैं कि क्यों ना इस पेनिसिलिन को यूज़ किया जाए।
बरतानिया के साइंटिस्ट सोचते हैं कि अमेरिका साइंटिस्ट की हेल्प ली जाए। अमेरिका के साइंटिस्ट को जब इस चीज़ की ख़बर होती है तो वो इस पेनिसिलिन बड़ी लेवल पे पैदा करने के लिए मार्केट से सड़े हुए फ्रूट्स लेकर इकट्ठे करते हैं, उनसे ये पेनिसिलिन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेनिसिलिन बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती है। पेनिसिलिन का सबसे पहला कामयाब तजुर्बा जो होता है वो मई 1941 में होता है, जब पहले एक ऐसे शख्स को बचाया जाता है पेनिसिलिन को यूज़ करके। वो कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, जब ज़रूरत पड़ती है तो हम चीज़ों पे रिसर्च करते हैं। यही हुआ जंग के दौरान, ज़ख्मों इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए पेनिसिलिन का यूज़ तो करना था। तो अमेरिकन साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना इसकी पेनिसिलिन की मैस प्रोडक्शन करवाई जाए, और सबसे पहली मर्तबा स्टार्च को यूज़ करके पेनिसिलियम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाया गया और पेनिसिलिन बड़े पैमाने में ऑब्टेन की गई। इस तरह पेनिसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक वजूद में आई। लेकिन इस सभी कारनामे का सहरा जो है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के सर पे जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले एंटीबायोटिक को रिसर्च किया था। अब आइए देखते हैं एंटीबायोटिक हैं क्या। एंटीबायोटिक्स वो ड्रग हैं जो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, स्पेशली बैक्टीरिया के खिलाफ या फंगल इन्फेक्शन के खिलाफ हमें लड़ने में हेल्प करते हैं। दे आर द ड्रग, दे आर द मेडिसिन। एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन दैट हेल्प टू फाइट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 18वीं सदी में यूरोप में बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई। उसमें सबसे पहली चीज़ जो सक्सेसफुल इन्वेंट हुई वो थे एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक वो केमिकल प्रोडक्ट हैं जो बॉडी के ऊपर हम लगाते हैं और बाहर से ज़ख्मों को क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं। ये मिड ऑफ द 19th सेंचुरी में इन्वेंट हुए थे। उसके बाद वैक्सीन भी जो है इन्वेंट इसी सेंचुरी के दौरान वैक्सीन भी डिस्कवर हुई थी। लेकिन वैक्सीन वो ड्रग हैं जो हमें किसी इन्फेक्शन से होने से पहले ही प्रिवेंट करने में हेल्प करती हैं। एंटीबायोटिक जो हैं वो ड्रग हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में लड़ने में हमें हेल्प करते हैं। सबसे पहले एंटीबायोटिक को समझने के लिए हम ये समझेंगे एंटीबायोटिक काम कैसे करती हैं। एंटीबायोटिक हमारी बॉडी के अंदर जब हम इंसर्ट करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैला रहे हैं उनको आइदर या तो वो किल कर देती हैं या तो फिर जो है उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं। दो तरह का मैकेनिज़्म है एंटीबायोटिक के एक्शन का कि या तो वो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं या तो फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं। यानी जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं उन्हें हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक। बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं। दूसरी एंटीबायोटिक वो होती हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। ऐसी एंटीबायोटिक को हम जो है वो बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक कहते हैं। बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक जो हैं वो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, मार देती हैं। बैक्टीरिया को किल करने वाली एंटीबायोटिक कैसे काम करती हैं? वो क्या करती हैं, बैक्टीरिया के मोस्टली आउटर लेयर जो होते हैं, सेल वॉल जो होती है उसको रप्चर कर देती है ताकि बैक्टीरिया की आउटर प्रोटेक्शन गार्ड जो है ख़त्म हो जाए और बाकी का फंक्शन जो हमारे वाइट ब्लड सेल कर देते हैं बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक क्या करती हैं, बैक्टीरिया के अंदर मौजूद क्रोमोसोम जो होते हैं उनकी कॉपी बनने के अमल को रोक देती हैं। दे स्टॉप द कॉपिंग ऑफ डीएनए। इस तरह सेल डिवाइड ही नहीं होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ ख़त्म हो जाएगी। ये उनको ब्लॉक कर देते हैं प्रोटीन्स को जो कि इनकी ग्रोथ करवाएं। तो इस तरह जो है वो एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी के अंदर काम करती हैं। एंटीबायोटिक्स दो तरह की होती हैं। एक एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक हैं जो कि तकरीबन सारे बैक्टीरिया पे काम करती हैं, सब बैक्टीरिया को इफ़ेक्ट करती हैं। और दूसरी होती हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक हैं जो कि हम जब अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं तो ये स्पेसिफिक होती हैं। जो बैक्टीरिया हमें बीमार कर रहे हैं, जो हमें इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, स्पेसिफिकली उन्हीं को किल करती हैं। लेकिन ये एंटीबायोटिक्स होती हैं सभी बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। अब इनका यूज़ जो है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया भी रहते हैं जो कि यूज़फुल होते हैं। तो टाइप की एंटीबायोटिक्स को यूज़ करने से पहले, क्योंकि ये हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैं आपको बताऊँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि जब उनकी ग्रोथ को स्टॉप करवाया जाता है या फिर उनकी जीन को डैमेज किया जाता है या फिर उनकी बॉडी को डैमेज कर दिया जाता है एंटीबायोटिक्स की वजह से, तो उनके अंदर एक पावर है कि वो अपने इस चीज़ को मोर स्ट्रांगली डेवलप कर देती हैं। इसको हम रेजिस्टेंस पावर कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर एक रेजिस्टेंस पावर मौजूद है। अगर हम कोई एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं और वो बैक्टीरिया को कमज़ोर कर रहा है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि डॉक्टर्स हमें मोस्टली प्रिस्क्राइब करते हैं डोज जो है 1 2 3 4 5
या 7 डेज़ तक का डोज देते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप जो है इस बैक्टीरिया को कमज़ोर कर रही होती हैं और फाइनल डोज तक जाके कमज़ोर कर पाती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जब 2-3 दिन मेडिसिन लेते हैं और बीच में सोचते हैं कि ठीक है मेडिसिन को स्टॉप कर देते हैं, अब हम ठीक हो चुके हैं, इस दौरान इस बैक्टीरिया को टाइम मिल जाता है, वो दोबारा अपने आप को मोर स्ट्रांगली रीडेवलप करवा लेते हैं। फिर यही एंटीबायोटिक अगर हम दोबारा यूज़ करेंगे तो हमें ये फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगी। इस तरह आप देखते हैं कि मेडिकल स्टोर पे मुख्तलिफ़ दवाइयाँ जो मौजूद हैं, वो फर्स्ट जनरेशन मेडिसिन मौजूद है, सेकंड जनरेशन भी मौजूद है, वो अब काम नहीं कर रही। अब थर्ड जनरेशन मेडिसिन मौजूद है, अब फोर्थ जनरेशन मेडिसिन आजकल चल रही हैं, क्योंकि वो सारी जो पुरानी मेडिसिन थी उनके अगेंस्ट बैक्टीरिया ने अपने अंदर रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर लिया है। तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि जब हम कोई एंटीबायोटिक का यूज़ करें तो उसका प्रॉपर डोज यूज़ करें, ताकि उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर रेजिस्टेंस पावर जो है वो जनरेट ना हो सके, इनको टाइम ना मिले। साइंटिस्ट ये भी सोचते हैं, इस हवाले से भी बहुत सारे ऐसे कॉलम न्यूज़पेपर में छप चुके हैं कि शायद ऐसा वक्त आ जाए जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी अपनी गलती की वजह से रेजिस्टेंस पावर इतनी हद तक डेवलप कर लें कि हमारे पास कोई भी एंटीबायोटिक शायद इफ़ेक्ट ना करे। उस दिन क्या होगा? टाइम आएगा तब साइंटिस्ट देख लेंगे। शायद आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो भी साइंटिस्ट बन जाए, आप लोग देख लीजिएगा इस चीज़ को। आपकी बुक में जो एंटीबायोटिक्स डिफ़ाइन की गई हैं, उनमें एंटीबायोटिक्स की 2 अक़साम डिफ़ाइन की गई हैं। एक है आपके पास टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि हार्ट को पेशेंट दी जाती है। ये ब्लड थिनर है। ये लोवास्टेटिन एक एंटीबायोटिक है। इसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन भी एक एंटीबायोटिक है। ये वो एंटीबायोटिक हैं जो कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, स्पेशली ये फंजाई से हासिल करते हैं, ये भी फंजाई से हासिल करते हैं। और ये दोनों एंटीबायोटिक्स जो हैं एंटीबैक्टीरियल हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर आने वाले इन्फेक्शियस बैक्टीरिया को किल करती हैं। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें आसान लगी होंगी, समझ आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।